Good evening to all of you. चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। बट यहाँ यूपी में नहीं होता, बिहार में होता है। बट जितने लोगों के यहाँ छठ होता है उनको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलो अब कमेंट बंद कर लीजिए। ठीक है, कमेंट बंद कर लीजिए। मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप कमेंट करना। ठीक है, देखो सीपीसी स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। बेटा सारे तो नहीं, मैं तो हाँ सारे कैसे पढ़ा लूंगा। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बोलने दीजिए पहले। ठीक, देखो अ, आपको सीपीसीएम मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, ठीक। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज पहली क्लास है। ठीक है, अ, एक चीज देखो, बहुत सारे आज मैं ग्रुप्स पे मैसेज देख रहा था। तो देखो इस बात पे लड़ने की आवश्यकता नहीं होती कि कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। मैं यहाँ भी आपसे बोल रहा हूँ कि कोई भी पढ़ाएगा अच्छा ही पढ़ाएगा। ठीक है, अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई टीचर है, अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, तो वो अच्छा ही टीचर है। तो और अभिनव सर तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्लियर, तो आप इस बात मतलब इस टॉपिक को लेके आप ग्रुप पे बहस मत किया करिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इतने जितने लंबे लंबे मैसेज आप ग्रुप पे कर रहे हो, उतने उतना उतना आप रिवीजन करो तो आपको शायद ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो मुझे मिल गया ये सब्जेक्ट, या कोई सब्जेक्ट मुझे मिल जाना, कोई सब्जेक्ट अभिनव सर को मिल जाना, तो जिसे जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट दे देता है, ठीक है, वो अ, वो उसे आप एक्सेप्ट किया करिए और पढ़ने की कोशिश करिए किया करिए। देखो कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता। ठीक, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बट क्या होता है कि सबकी सबका जो मेथड है पढ़ाने का वो अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे मेथड को अच्छा बता सकते हैं, कुछ बच्चे अभिनव सर के मेथड को अच्छा बता सकते हैं। ठीक है, तो अ, अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोई मतलब किसी को एडजस्ट करने में किसी के साथ टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई अगर और आपको पढ़ाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा या आपका सब्जेक्ट बेकार हो जाएगा। ठीक है, आपको आपको अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही कहा।
पढ़ने से ही मतलब होना चाहिए। कोई भी पढ़ाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ाऊँ, अभिनव सर पढ़ाएँ या कोई और टीचर पढ़ाए। बस आपको क्या है, कोई भी पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए, आपकी सारी नीड्स को फुलफ़िल कर दे, आपका सब्जेक्ट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए तैयार करा दे। ये आपका क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। केवल एग्ज़ाम देखो एग्ज़ाम निकलना सबका उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, वही। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे मिल गया है, तो अब सब्जेक्ट मुझे मिल गया है तो मुझे ही पूरा करना है, ठीक है? सीपीसी भी जितने लोग मुझसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ चुके हैं, भारतीय न्याय संहिता पढ़ चुके हैं, यानी कि सीआरपीसी और आईपीसी जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, वो मेरे मेथड को जानते हैं, ठीक है? वो मेरे मेथड को जानते हैं, मुझसे वाकिफ़ हैं, पूरी तरह से कि मैं क्या मेरा मोडस ऑपरेंडी रहता है क्लास को चलाने का, ठीक है? कैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी होती। इसमें से कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे से पहली बार मिल रहा हो, मेरी क्लास को पहली बार कर रहा हो? पहले आप ये बता दीजिए। ईशा गर्ग संडे में होगी। नहीं अभिनव शुक्ला अपने स्टाफ को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है, ठीक है? संडे में लूँगा साधना। मैं ऑलरेडी ग्रुप पे लिख चुका हूँ ये। चलिए ठीक है। ठीक है, चलो मतलब ज़्यादातर बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, ठीक? अब देखो, एक मिनट। ठीक है, अब देखो, देखो सीपीसी में याद रखना या मेरी किसी भी क्लास में के स्टार्टिंग में कम से कम कमेंट करना, ठीक है? मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में कम से कम कमेंट करना। जितना कम कमेंट आप करेंगे, जितना कम क्लास को डिस्टर्ब करेंगे या क कम मुझे डिस्टर्ब करेंगे, उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स में से एक डाउट भी आपका खाली नहीं जाएगा। डाउट्स के लिए मैं लास्ट के 15 मिनट्स या 10 मिनट्स आपको देता हूँ, जिसमें मैं केवल आपके डाउट्स लेता हूँ। उसमें भी अगर आपके 10-15 मिनट में अगर डाउट्स ना पूरे हों, तो अगले दिन भी मैं डाउट बता देता हूँ और अगर अगले दिन भी पूरे ना हो तो हमारे पास एक सैटरडे का एक दिन होता है सैटरडे का जिसमें डाउट सेशन होता है। तो सैटरडे वाले दिन हम पूरे घंटे क्या लेते हैं, डाउट्स लेते हैं। उस दिन हम स बच्चों के हर प्रकार के डाउट्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर? देखो मेजर लॉ और माइनर लॉ में बहुत अंतर होता है, मैं आपको बता दूँ। मेजर लॉ को हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे वो 6 मेजर लॉज़ जो 6 मेजर लॉज़ हैं, सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये 6 मेजर लॉ अगर हमारे कॉन्सेप्चुअली तैयार हैं, क्योंकि जब हम मेंस का पेपर लिखेंगे,
ठीक है, जब हम मेंस का पेपर लिखेंगे तो मेंस के पेपर में हमें ये 6 मेजर लॉ ही बचा के लेके जाते हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो। क्लियर? तो माइनर लॉ में आप अ, भले ही इतना डेप्थ में कॉन्सेप्ट को ना पढ़ें, बेरेक्ट को ही अच्छे से पढ़ लें तो भी शायद काम चल जाए। बट कोई भी मेजर लॉ होगा, अगर मेजर लॉ में आप कॉन्सेप्ट को, हर चीज को डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो आज इतना कंपटीशन हो चुका है कि आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। क्लियर? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा जो तरीका होता है पढ़ाने का वो कॉन्सेप्चुअल होता है। क्लियर? मेरे लिए बेरेक्ट रीडिंग सबसे लास्ट की चीज है। क्लियर? किसी भी टॉपिक को लेके मैं बेरेक्ट को रीड कराऊंगा, ये मेरे लिए लास्ट की चीज है। ठीक है, सबसे एंड में मैं इस काम को करूंगा, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, कॉन्स्टी हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं स्टार्ट बेरेक्ट से नहीं करता, मैं एंड बेरेक्ट से करता हूँ। एक बार मैं पूरे टॉपिक को समझाऊंगा विद एग्जाम्पल्स, या जैसे भी मुझे समझाना होगा। ठीक है, मैं कोई भी मेथड अपनाऊंगा जिससे आपके लिए वो टॉपिक सबसे ज्यादा आसान हो जाए। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बेरेक्ट पे लेके जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि बेरेक्ट अब आप पढ़ोगे तो बेरेक्ट पढ़ने का आपका नजरिया बदल चुका होगा, अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से स्टैब्लिश हो चुका है। क्लियर? ठीक है, देखो मेरी क्लास के बाद आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जुडिशियल एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। क्योंकि जुडी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको हर टॉपिक पे मास्टरी करा दूंगा। ठीक है, आपको अगर किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे मास्टरी करनी है तो आपको आप बुक रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपको अगर आपको केवल और केवल क्या निकालना है, केवल और केवल जुडिशरी निकालना है, तो आप मेरे केवल क्लासेस, क्लास नोट्स प्लस बेरेक्ट, ये तीन चीज अगर आप कर जाओगे तो कोई भी स्टेट का कोई भी पेपर आपका रुकने वाला नहीं है। क्लियर? चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो चाहे नॉन कॉन्सेप्चुअल हो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात और, एक बच्चा पीपीटी की लिख रहा है, मेरा स्टाइल अलग रहता है। मैं हर चीज को अपने हाथों से समझाऊंगा, यहाँ पर लिखकर समझाऊंगा। कोई पीपीटी मैं नहीं लेकर आ पाता, कोई पीपीटी बनाकर मैं नहीं लेकर आ पाता। मैं अपने हाथों से तुम्हें बनाकर यहाँ पर सिखाऊंगा सारी चीजें। क्लियर? बट इतना एश्योर मैं कर सकता हूं कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट आपका वीक नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो बस क्या है, आपको पेशेंस रखना है। ठीक, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस कितना रखना है? बस 1.5 घंटे का पेशेंस रखना है। 1.5 घंटे आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है, 1.5 घंटे आपको सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना है, और बिना कुछ बोले, बिना कोई क्वेश्चन करे, केवल कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहना है। उसके बाद लास्ट में यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। और पर मेरे हिसाब से 99% 1.5 घंटे तक अगर आपने बहुत ध्यान लगा के शांति से चीजों को सुन लिया तो आपको कोई भी डाउट नहीं आ सकता। बिल्कुल। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि मैं पढ़ाऊं, है ना, बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि अभिनव सर पढ़ाएं। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट जितने भी बच ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी पढ़ाता आपको अच्छा ही पढ़ाता। ठीक है, क्योंकि मुझे अभिनव सर पर भी बहुत भरोसा है, बहुत पूरा ट्रस्ट है। वो भी आपको पढ़ाते तो बहुत अच्छा पढ़ाते। बट मैं उन बच्चों बट मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि टीचर चेंज होने से मुझे भी दुख हुआ है, और जिन बच्चों को दुख हो रहा है उन्हें मैं इतनी एश्योरिटी दे दूंगा, या इतनी एश्योरिटी देना चाहता हूं कि आप घबराना मत। मुझे अभिनव सर ही समझना। ठीक है, और बिल्कुल मैं इस सब्जेक्ट के साथ पूरी जस्टिस करने की कोशिश करूंगा, और आपको 1% भी पूरे सब्जेक्ट में ये नहीं लगने दूंगा कि कहीं मतलब सब्जेक्ट में कोई कमी रह रही है। ठीक है, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो उन बच्चों से भी मैं मतलब उन बच्चों को भी ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ जो ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं पढ़ना चाहते थे। ठीक है, नहीं पढ़ना चाहते थे, कि मुझे आप अभिनव सर ही समझें, और मैं भी उन्हीं की तरह बिल्कुल इस सब्जेक्ट के साथ पूरी जस्टिस करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड।
बेटा मैं कराता हूँ। अब देखो इसमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। देखो स्टार्टिंग की 2-3 क्लास मैं आपको बता दूं। स्टार्टिंग की जो 2-3 क्लास होंगी वो मैं आपको क्या बताऊंगा, इसका मतलब सीपीसी का एक फाउंडेशनल, मैं हमेशा क्या करता हूँ फाउंडेशनल टॉपिक्स पहले कराता हूँ, जिससे सीपीसी पढ़ने के लिए आप तैयार हो पाए। तो स्टार्टिंग की 2-3 क्लास हम फाउंडेशन, मैं फाउंडेशन ही आपका स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। तो हमें करना क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो सबसे मेन चीजें हैं दैट इज क्लास नोट्स। ठीक, क्लास नोट्स के बाद बेरेक्ट। ठीक है, क्लास नोट्स के बाद बेरेक्ट। लैंडमार्क केसेस एंड रीसेंट केसेस, लैंडमार्क केसेस एंड रीसेंट केसेस, प्लस इन सबका रिवीजन। मैं स्ट्रक्चर ही बता रहा हूं, धीरे धीरे मैं स्ट्रक्चर पे ही आ रहा हूं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के कोई सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको एटलीस्ट पहले पता होना चाहिए कि हमें पूरे 2.5 महीने तक करना क्या है, ठीक, और कैसे किया जाएगा। अब देखो बेटा, कम से कम 250 पेजेस की कॉपी इसमें बनानी पड़ेगी आपको। देखो मैं सबसे पहले कोई भी एक पर्टिकुलर अगर टॉपिक है, मैं सबसे पहले उसे एक्सप्लेन करके, सबसे पहले उसे एक्सप्लेन करके, कितने भी एग्जाम्पल चाहे मुझे देना पड़े, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करके आपके क्लास नोट्स प्रिपेयर कराऊंगा। क्लियर, मतलब मैंने किसी चीज को एक्सप्लेन किया, उस चीज को एक्सप्लेन करने के बाद अगर मुझे लगता है कि इस पे मेंस का आंसर, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, आगे किसी स्टेट में इस पे मेंस पे आंसर बन सकता है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे हमें ऐसा करवा देना चाहिए कि बच्चा बाद में भी रिवाइज इसे कर पाए, तो मैं उसे डिक्टेट करके क्लास नोट्स बनवाता हूं। जो चीजें ठीक है, जो चीजें मैं आपको डायग्राम बना के या फिर कैसे भी समझाऊंगा, वो आपको हाथ के हाथ अपनी कॉपी में लिखते चलना है। क्लियर, उसके बाद मैं जो डिक्टेट कराऊंगा उसे आपको डिक्टेशन को लिखना है। ये दोनों चीजें मिला के आपका क्लास नोट तैयार होगा, जो जीवन भर आपके काम आएगा। मैं बता रहा हूं, मैं आपकी जो कॉपी बनवाऊंगा, जो क्लास नोट्स आपके प्रिपेयर कराऊंगा, वो जज बनने तक नहीं, जज बनने के बाद भी पूरे जीवन भर आप उसे रेफर करोगे। जो कॉपी मैं आपकी प्रिपेयर कराऊंगा सीपीसी की, उसे आप केवल और केवल जज बनने तक ही नहीं, जज बनने के बाद भी पूरे जीवन उसे यूज करोगे। क्लियर, देखिए, जब पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे, उस पे क्लास नोट्स बना लेंगे, उसके बाद में उसी टॉपिक को किससे, बेरेक्ट से आपको रीड कराऊंगा, ताकि आपको ताकि आपको बेरेक्ट की लैंग्वेज भी समझ में आती रहे कि बेरेक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है और बेरेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो बेरेक्ट में लिखा हुआ आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद ज्यादा आसान लगेगा। फिर इस टॉपिक पे जो भी लैंडमार्क केस है उस केस को करेंगे। केस से होता क्या है, केस से इस नोट्स को ऑथेंटिसिटी मिलती है, इस कॉन्सेप्ट को ऑथेंटिसिटी मिलती है। ठीक है, और साथ में अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कोई रीसेंट जजमेंट आया है, उस रीसेंट जजमेंट को हमें कवर करना होता है। केवल ये 4 चीज करनी होती है किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। क्लियर, इसी का बार बार आपको रिवीजन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जो भी आप इस 1.5 घंटे में पढ़ के जाओगे, ठीक है, उसे घर पे एक बार 24 घंटे के अंदर जरूर आपको रिवाइज करना ही करना है। मतलब जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। क्लियर, तो ये 4 चीजें हम पूरी आईपीसी में करेंगे। ठीक है, ये चार चीजें हम पूरी आईपीसी में करेंगे। ठीक, तो जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सॉरी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो हमने एक चीज पे गौर हमें देना चाहिए। जब हम किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसके नाम की तरफ देखना चाहिए। क्लियर, तो देखो बहुत से बच्चों को ये पता होगा, बट जिसे नहीं पता उसके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम एक्ट के नाम लिखते हैं, जब हम किसी लॉ का नाम लिखते हैं, तो देखो हमने लिखा कोड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, या सिविल प्रोसीजर कोड।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, क्लियर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ऐसे ऐसे लॉ के नाम थे हमारे, क्लियर, ऐसे ऐसे लॉज के नाम थे हमारे। तो आप देखोगे कि किसी किसी लॉ में कोड का शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और किसी किसी लॉ में एक्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। ये मैंने अपने पुराने बैच को बताया था, बट इसमें जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, क्लियर, उसे मैं बताना चाहता हूं कि किसी किसी लॉ में आप देखोगे कि क्या लगा हुआ होता है, एक्ट लगा हुआ होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। बट कहीं कहीं पर आप देखोगे कोड लगा हुआ है, इंडियन पीनल कोड लगा हुआ था, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगा हुआ था, क्लियर। तो देखो, सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कोड और एक्ट में फर्क क्या होता है। तो देखो, बहुत ही छोटा सा एक फर्क होता है। जब हम पुराने एग्जिस्टिंग लॉ को कंपाइल करते हैं, जब हम पुराने एग्जिस्टिंग लॉज को क्या करते हैं, कंपाइल करके एक नया लॉ बनाते हैं, क्लियर। मान लो हमारे पास सिविल प्रोसीजर के लिए मान लो 4 एक्ट थे, 1 एक्ट, 2 एक्ट, 3 एक्ट, 4 एक्ट, क्लियर। हमने सोचा कि साहब अगर चारों ही सिविल प्रोसीजर बताते हैं तो अलग अलग एक्ट की आवश्यकता क्यों है, हम क्या करते हैं, इन चारों एक्ट को मिला के एक नया लॉ बना देते हैं। तो अगर हम पुराने लॉस को ही क्या करेंगे, कंपाइल करके कोई नया लॉ बनाएंगे, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कोड। वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कोड, क्लियर। एक्ट में क्या होता है, एक्ट में एक न्यू लॉ इनेक्ट करता है लेजिस्लेचर, न्यू लॉ इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर। जब जब पुराना उस सब्जेक्ट के ऊपर पुराना कोई भी लॉ ना हो और एक नया लॉ स्टैब्लिश किया जाए, नया लॉ बनाया जाए, और उस नए लॉ को लेजिस्लेचर बना के इनेक्ट करा दे, ठीक है, या इंप्लीमेंट करा दे, तो उसे हम बोलते हैं एक्ट। उसे क्या बोलते हैं, एक्ट। तो जब पार्लियामेंट द्वारा या लेजिस्लेचर द्वारा एक नया लॉ बनाया जाएगा, मतलब उस सब्जेक्ट पे कोई एग्जिस्टिंग लॉज ना हो, क्लियर, तो जब नया लॉ बनाया जाएगा तो वो लॉ कहलाएगा एक्ट। बट अगर हम नया लॉ बना रहे हैं पुराने एग्जिस्टिंग लॉज को कंपाइल करके, क्लियर, पुराने लॉज को कंपाइल करके एक नया लॉ बना रहे हैं, तो उस लॉ को हम क्या बोलेंगे, उस लॉ को बोलेंगे कोड, क्लियर। उस लॉ को हम क्या बोलेंगे, उस लॉ को बोलेंगे कोड, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखो, जब हम सीपीसी पढ़ेंगे तो सीपीसी में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। द वन इज सेक्शंस, द सेकंड वन इज ऑर्डर्स, एंड द थर्ड वन इज रूल्स। थर्ड वन इज रूल्स, क्लियर। सीपीसी में अगर आप देखोगे तो 158 सेक्शंस पाओगे, ऑर्डर्स देखोगे तो 51 ऑर्डर्स पाओगे, और अप्रोक्सीमेटली 693 अप्रोक्स रूल्स पाओगे, ठीक है, 693 अप्रोक्सीमेटली रूल पाओगे, क्लियर। अब देखो, अब ये सेक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सेक्शन क्या होता है, ये ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये रूल क्या होते हैं, ठीक। अब देखो, होता क्या है कि सिविल प्रोसीजर कोड को इस तरह से कंपाइल किया गया है कि उसका जो उसके जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं, सिविल प्रोसीजर के जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं, हमने उन्हें किस में डाल दिया, सेक्शंस में डाल दिया। उसके लगभग प्रोसीजरल पार्ट को हमने रूल बना के रूल में डाल दिया, क्लियर। आप यहां पर किसी चीज को लेकर सब्सटेंटिव प्रोविजन पढ़ोगे, ठीक है, बट उसका प्रोसीजर कहां से ड्राइव करोगे, उसका प्रोसीजर किसी रूल से ड्राइव करोगे, क्लियर, उसका प्रोसीजर किसी रूल से डिराइव करोगे। तो जैसे हमने मान लो सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 20 पढ़ा,
क्लियर। तो यहां पर हमने उसका सब्सटेंटिव पार्ट देख लिया कि साहब सेक्शन 20 कहता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है, या ये होना चाहिए, बट वो होगा कैसे? तो सेक्शन 20 बताएगा कि आप इस ऑर्डर के, ठीक है, इस रूल में चले जाओ, तो वहां पर इसका आपको क्या मिल जाएगा? प्रोसीजर मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा कि कैसे सब्सटेंटिव पार्ट को आपको क्या कराना है? इन्फोर्स कराना है, इंप्लीमेंट कराना है। ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने बहुत अच्छा एक कंपाइलेशन बना दिया। ठीक, ये हमने क्या करा? बहुत सारा एक कंपाइलेशन बना दिया। हमने कहा कि साहब पहले आप सेक्शन लिखिए, सेक्शन में सारे सब्सटेंटिव पार्ट को लिख दीजिए कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होगा, ये इसके लिए अलग से रूल्स बना दीजिए। फिर ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर केवल और केवल क्या है? इन्हीं का चैप्टराइजेशन है, चैप्टराइजेशन ऑफ रूल्स। ठीक है, चैप्टराइजेशन ऑफ रूल्स। क्योंकि देखो प्रोविजन तो इसमें लिखा हुआ है ना, कि ये, इसमें कोई प्रोविजन थोड़ी लिखा हुआ है। ये तो क्या बात करता है? केवल केवल रूल्स को चैप्टर में बांटने के लिए हमने ऑर्डर नंबर लगाया। ठीक है, जैसे ऑर्डर 1 किसी की बात करता है, अब इसमें रूल 1 क्या कह रहा है, रूल 2 क्या कह रहा है, ठीक है, रूल 3 क्या कह रहा है, फिर ऑर्डर 2 आ गया। तो ऑर्डर में थोड़ी कुछ लिखा हुआ है, ऑर्डर में थोड़ी कुछ लिखा हुआ है, बस रूल्स का चैप्टराइजेशन करने के लिए हमने उन्हें ऑर्डर का नाम दे दिया कि ऑर्डर 1 में इतने रूल्स हैं, हर रूल कुछ ना कुछ कहेगा। ठीक है, हर रूल कुछ ना कुछ कहेगा। ऑर्डर 2 में इतने रूल्स हैं, हर रूल कुछ ना कुछ कहेगा। ऑर्डर 21 में इतने सारे रूल्स हैं, हर रूल कुछ ना कुछ प्रोसीजर बताएगा। क्लियर। तो सेक्शन में जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ज्यादातर सब्सटेंटिव पार्ट हमें सेक्शन में मिलेगा। फिर अगर हम रूल्स देखेंगे तो रूल्स में ज्यादातर प्रोसीजरल पार्ट लिखा हुआ नजर आएगा। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर केवल चैप्टराइजेशन है इन रूल्स का। क्लियर। तो जैसे जैसे हम सीपीसी पढ़ना स्टार्ट करेंगे या जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, तो आपको जो इसकी कैलकुलेशंस हैं, जो इसका तरीका है सीपीसी को लिखने का, ये धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट करेगा कि हमने सेक्शन और रूल्स को अलग अलग क्यों लिखा। क्लियर। इसके पीछे का जो कारण है वो आपको समझ में आएगा जब आप धीरे धीरे सीपीसी को पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्योंकि देखो जब भी कोई लॉ बनाते हैं तो उस लॉ को बनाने के पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक होते हैं। सीआरपीसी में क्यों नहीं करा हमने ऐसा, आईपीसी में हमने ऐसा क्यों नहीं करा। क्लियर। बट सीपीसी में हमने ऐसा किया कि साहब ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। सब्सटेंटिव पार्ट आपको सेक्शंस में देखने को मिल जाएगा, उसका प्रोसीजर जानना है तो आपको रूल्स देखने पड़ेंगे। क्लियर। और बहुत सारे माइनर एक्ट्स भी ऐसे हैं जहां पर आपको ऐसे देखने को, लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन सॉरी एसआरए, ठीक है, बहुत सारे माइनर एक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आपको शेड्यूल देखने को, रूल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। रूल्स देखने को मिलेंगे, रेगुलेशन देखने को मिलेंगे। तो वहां पे सेक्शंस भी होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, है ना। तो खाली सीपीसी में ही नहीं है। सीपीसी को तो हमें सीपीसी के ऑर्डर्स और रूल को तो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये मेजर लॉ है और हमें ये करना पड़ता है। बट बहुत सारे माइनर लॉज में भी हमें रूल्स देखने को मिलेंगे सेक्शन से अलग। क्लियर। हाँ बेटा, लिंक लिंक करके पढ़ना है ऑब्वियसली। क्लियर। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब हमने देखा कि सीपीसी में 3 चीजें हमें देखने को मिलेंगी। पहली सेक्शन, ऑर्डर। ऑर्डर्स में क्या है? ऑर्डर्स में ही हमें क्या देखने को मिलेंगे? रूल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर। अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं, अगर मान लो सीपीसी के सेक्शंस में कोई अमेंडमेंट लाना है, तो केवल और केवल कौन ला सकते हैं? ओनली अमेंडेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर सीपीसी में कोई बदलाव लाना हो और सीपीसी के सेक्शंस में कोई बदलाव लाना हो, क्लियर, अगर सीपीसी के सेक्शन में कोई बदलाव लाना हो तो कौन बदलाव ला सकता है? केवल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बदलाव ला सकता है। क्लियर। काजल तिवारी बेटा अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी तुम्हें समझाना स्टार्ट नहीं किया तो आएगा कहां से। क्लियर। बट जब बात रूल्स की करते हैं
तो रूल्स में कौन कौन बदलाव ला सकता है? पार्लियामेंट बदलाव ला सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर बदलाव ला सकता है, और साथ में हाई कोर्ट भी बदलाव ला सकता है। ये भी कभी कभी सवाल बन जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? ये भी कभी कभी सवाल बन जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम सीपीसी को पढ़ते हैं और सीपीसी में अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो अगर सेक्शंस में अमेंडमेंट लाना है तो केवल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ही ला सकते हैं। बट अगर सीपीसी के रूल में अमेंडमेंट लाना है तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ साथ हाई कोर्ट पर भी पावर है कि वो उसके रूल में कोई भी बदलाव ला सकता है। क्लियर? चलो, अब देखो मेन चीज आती है आज की, जो मैं पहली क्लास में अक्सर कराया करता हूं एंड नहीं करता बेटा, नहीं कर सकता। ठीक है, ये पावर केवल हाई कोर्ट को दी हुई है। ठीक है, ठीक है। देखो सब वो क्या है ना, मेजरली वो सब्सटेंटिव पोर्शन है ना, सब्सटेंटिव पोर्शन है, मतलब एक लॉ है। ठीक, लॉ का प्रोसीजर रूल्स में दिया हुआ है, तो लॉ को अमेंड जुडिशरी नहीं कर सकती, लॉ को अमेंड केवल लेजिस्लेचर कर सकता है, यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, वो केवल एक प्रोसीजरल पार्ट है, रूल्स क्या है, रूल्स केवल एक प्रोसीजरल पार्ट है। क्लियर? उस लॉ को ही कैसे अप्लाई किया जाएगा वो रूल्स बताते हैं, तो रूल्स को इसीलिए हाई कोर्ट कर पाता है ना, सेक्शंस को नहीं कर पाता, क्योंकि सेक्शन में मेजरली क्या हमें मिलता है, सब्सटेंटिव पोर्शन मिलता है, मतलब एक लॉ मिलता है कि साहब आपको ऐसा करना है, होगा कैसे ये उसका रूल बता देगा। नहीं डेविड, केवल हाई कोर्ट। क्लियर? केवल हाई कोर्ट, केवल हाई कोर्ट। ठीक है, बाकी बेटा अभी थोड़ा सा धैर्य बनाओ। ठीक है, पहली क्लास है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सबसे पहले पहले दिन जो मैं आपको चीजें कराता हूं वो यहां भी कराऊंगा, दैट इज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, दैट इज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। पहले दिन में हर सब्जेक्ट में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ही कराता हूं। क्लियर? तो यहाँ भी सिविल प्रोसीजर कोड में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक करेंगे। अब देखो, देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सीपीसी सबसे लेंदी सब्जेक्ट है, ये आप सबको पता है, बट कठिन बिल्कुल भी नहीं है। इससे बच्चे डरते क्यों? क्योंकि ये लेंदी है, बहुत लंबा है, सेक्शंस हैं, फिर रूल्स हैं, ऑर्डर्स के अंदर रूल्स हैं, तो इसलिए लंबा लगता है, बट सरल है। क्लियर? तो थोड़ा सा इसमें हमें क्या रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। क्लियर? चंचल शर्मा अभी रुक जाओ, जब तुम्हें 1000 बार मैंने पहले भी कितनी बार बताया है आपको, तो कि आप क्वेश्चन को अगर रोक के रखोगे स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में तो आपका ही फायदा होगा, है ना। देखो, देखो आज हम लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पहले करेंगे, क्योंकि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि सीपीसी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, और पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। क्लियर? क्या चीजें केवल बेरेक्ट से पढ़नी है, किन चीजों को हम पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली डील करेंगे। ठीक, बेटा 2.5 महीना लगेगा कृष्णपाल सिंह। ठीक है बेटा, ये भी बहुत इजी हो जाएगा, ये मैं पढ़ाऊंगा, ये भी बहुत इजी हो जाएगा, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरी क्लास में बस एक ही चीज मैं बच्चों से मांगता हूं हमेशा, और वो है पेशेंस, कि आप बिल्कुल पेशेंस रखिए। देखो, जिन्होंने मेरे साथ बीएनएसएस किया, जिन्होंने मेरे साथ
बीएनएस किया, उन्हें भी पता होगा कि मैंने कभी किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। सब्जेक्ट को लेके कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो डिसअपॉइंट हो या ऐसा हो कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। और बट एक ही शर्त रहती है कि पेशेंस रखिए। ये सब्जेक्ट भी ऐसा है, ये तो और सरल सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट, इसमें आप पेशेंस, बस मैं पेशेंस रखने को बोलूंगा। ठीक, पेशेंस रखे रहिए, आपको ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं, मैं ही फिनिश करूंगा अब देखो, देखो इसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में मैं आपको 3 फेजेस में चीजें कराऊंगा, ठीक है। 3 फेजेस में, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में वो टॉपिक्स होंगे जो सबसे ज्यादा टेक्निकल, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो पेपर में आते ही आते हैं। क्लियर? बेटा अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है शिवेंद्र, उसमें तो अभी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी 3-4। संडे में मैं उसमें एक्स्ट्रा क्लास लगूंगा, तो आपको तो लास्ट आपने शायद क्लास करी नहीं है, ठीक है। आपने शायद क्लास करी नहीं है, इस वजह से आप ऐसा बोल रहे हो, जबकि मैंने क्लास में ही अनाउंस में कर चुका था कि अभी इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हमेशा मैं आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पहले इसलिए कराता हूं ताकि अगर लास्ट में टाइम कम बच रहा हो तो मैं टॉपिक को स्किप ना कर पाऊं, आपके साथ विश्वासघात ना कर पाऊं, इसलिए मैं हर सब्जेक्ट में पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करा देता हूं। क्लियर? ताकि एंड में आप मुझसे बोल सको कि सर ये तो आपने कॉन्सेप्चुअल करने को कहा था, ये आप क्यों नहीं करा रहे अब, है ना। तो इसीलिए मैं फिर उतनी एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं। मैंने सीआरपीसी में भी 15 एक्स्ट्रा क्लास ली हैं, आईपीसी में भी मैं मुझे 3-4 एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तो मैं अपना पार्ट 100% करके जाऊंगा, आप इससे बेफिक्र रहिए। चलिए, अब देखो देखो सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं फेज 1 वाले, मतलब जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टेक्निकल होते हैं। जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टेक्निकल होते हैं उन्हें हम सबसे पहले उठाएंगे। ठीक, सबसे पहले हर सब्जेक्ट का करना होता है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, ठीक है। तो लिखिए, पहला सब्जेक्ट लिखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। डिस्टिंक्शन बिटवीन सूट एंड प्लेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन सूट एंड प्लेंट। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा, है ना। अभी नहीं लिख रहा, बट इसका अभी आप ऐसे लिखते रहिए, ट्रांसलेशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीपीटी में, ठीक है। मैं लिखकर आपको भेज दूंगा। रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट्स। मैं ट्रांसलेट करके भेज दूंगा बेटा, आपको आज ही भेज दूंगा। आप जब तक हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में लिखते रहिए, मैं ट्रांसलेशन भेज दूंगा इसका। रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट, ठीक है। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सेक्शन 26, सेक्शन 26, ऑर्डर 4,
ऑर्डर 6, वैसे इन्हें रोमन नंबर में लिखते हैं, ठीक है, रोमन नंबर में लिखते हैं, बट मैं यहां बस टॉपिक्स में आपको सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं। ऑर्डर 6, ऑर्डर 19, ऑर्डर 19, ठीक है, प्लस इसके साथ सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, यानी कि अब तो हम किसका करेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का करेंगे, ठीक है, ठीक, ये टॉपिक और ये ऑर्डर्स में यही इस टॉपिक में खत्म करूंगा। क्लियर। अब देखिए फोर्थ टॉपिक में मैं कराऊंगा कुछ टर्म्स, सर्टेन टर्म्स इन डिटेल। अब वो कौन कौन से टर्म्स हमको करने हैं, क्योंकि सीबीसी पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन एंड रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन एंड रिजॉइंडर, समन्स, पार्टीज, समन, पार्टीज, समन, पार्टीज, चार क्या है, सर्टेन टर्म्स इन डिटेल, हम कुछ टर्म्स को जानेंगे। सीपीसी पढ़ने से पहले ये सारे टर्म्स हमारे क्लियर होने चाहिए, सर्टेन टर्म्स इन डिटेल। सबसे पहला है कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन के बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकती प्रोसीडिंग, ठीक है, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन, रीजॉइंडर, ये जे है, रीजॉइंडर, समन्स, पार्टीज, समन्स, पार्टीज। क्लियर। अब देखो, आगे देखो, सब्जेक्ट मैटर, सेवेंथ है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, एट्थ, टाइटल, नाइन्थ, रिलीफ, रिलीफ, 10th, मैटर इन इशू, मैटर इन इशू, 11th, सेटलमेंट ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू, जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर एंड डिक्री होल्डर, एंड डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर एंड डिक्री होल्डर। 51 लिखा है बेटा, वो 3 नहीं है, अमन श्रीवास्तव 1 ही है वो, ठीक है, मैंने 1 ही लिखा है वो, आप मेरे जो मैं लिखते हुए बोल रहा हूं उसे रिकॉर्डिंग को देखना ध्यान से, ठीक है, 53 नहीं लिखा हुआ, 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है, जजमेंट डेटर एंड डिक्री होल्डर, ऑर्डर एंड डिक्री, ऑर्डर एंड डिक्री, ठीक है, तो टर्म्स हम ये 13 टर्म्स करेंगे, ठीक है, ये 13 टर्मोलॉजी हमको करनी है आईपीसी को और अच्छी तरह से समझने के लिए। क्लियर। हाँ, ऑर्डर 19 लिखा था बेटा। क्लियर। इसके बाद ये टर्म्स को डिटेल में समझने के बाद जो अगला टॉपिक होगा, यानी कि जो चौथा टॉपिक होगा, वो होगा हमारा जुरिस्डिक्शन।
ज्यूरिसडिक्शन, और ज्यूरिसडिक्शन में हम कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शन करेंगे? पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तीनों प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन करेंगे। हाँ सॉरी, फाइव, फाइव, तीनों प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ केसेस। ट्रांसफर ऑफ केसेस, ट्रांसफर ऑफ केसेस। बेटा हाथ के हाथ लिखा करो तेज। फिफ्थ टॉपिक था हमारा जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्लियर? देखो, ट्रांसफर ऑफ केसेस, ट्रांसफर ऑफ केसेस के बाद हम करेंगे सेक्शन 9। ट्रांसफर ऑफ केसेस के बाद हम करेंगे सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 मतलब सूट ऑफ सिविल नेचर, सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गेटवे टू टू अ सीपीसी भी बोलते हैं। क्लियर? गेटवे टू द सीपीसी भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आठवां टॉपिक है रेस जुडिकाटा। 9 टॉपिक है रेस सबजुडाइस। रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड और लॉन्गेस्ट टॉपिक ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। क्लियर? फिर हम करेंगे सेक्शन 12। सेक्शन 12, सेक्शन 12 के साथ ऑर्डर टू रूल 2। सेक्शन 12 के साथ ऑर्डर टू रूल 2। बेटा अभी सब आ जाएगा, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, है ना वैभव? जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पिक्यूनरी में क्या आएगा, सब्जेक्ट मैटर में क्या आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ सीपीसी को, अंकिता, सीपीसी को समझने के लिए मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा सीपीसी। ठीक है, चलिए 11 देखो, 11th है फॉरेन जजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट। क्लियर? फॉरेन जजमेंट के साथ हम करते हैं सेक्शन 13, सेक्शन 14 और 44A। ठीक है, सेक्शन 13, सेक्शन 14 और 44A। क्लियर? यहां तक लिख लिया? बताइए। बेटा मैंने अभी बताया, शिखा त्रिपाठी, अभी हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके इसे भेज दूंगा। ठीक है, हिंदी में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का जो ट्रांसलेशन है वो मैं भेज दूंगा। मैं टर्मिनोलॉजी हमेशा दोनों लैंग्वेज में कराते हुए चलता हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्लियर? चलो 12वां टॉपिक लिखो, 12th पार्टीज। 12th टॉपिक इज पार्टीज। क्लियर? अब पार्टीज में हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 इसमें कवर होता है। हाँ बेटा, ऑर्डर पारुल शर्मा। ठीक है, अब देखो पार्टीज में क्या क्या चीजें कवर होंगी। पार्टीज में कवर होगा नेसेसरी पार्टी,
नेसेसरी पार्टीज, प्रॉपर पार्टी, प्रॉपर पार्टीज, जॉइंडर, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। जॉइंडर, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। ठीक है, जॉइंडर, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। ठीक है, इसके बाद इसी में कवर होगा इंटरप्लीडर सूट, इंटरप्लीडर सूट, और इंटरप्लीडर सूट के बाद रिप्रेजेंटेटिव सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट। क्लियर? ये सारे सब टॉपिक्स में कराऊंगा पार्टीज में। ठीक है बेटा, एक बात मेरी और याद रखना कि मैं सारा आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखते लिखते देखोगे कि ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत सरल है, बट जब आप ये देखोगे कि ये सब क्या है सर, ये तो इंटरप्लीडर सूट तो सर किस में है, सेक्शन 88, सेक्शन 88 में है ना। और सर ये पहले क्यों आ रहा है, इससे पहले तो बहुत सेक्शन छूट गए, तो हमें ऐसे काम नहीं करना। एक बात याद रखना कि पढ़ने में जो चीज आपको आसान लगेगी, होती नहीं है, लगेगी। जैसे अगर मैं सेक्शन 1 से स्टार्ट करूं और रीड करते हुए चलूं, 2 रीड करके हिंदी बोल दूं, 3 रीड करके समझा दूं, 4, तो ये बड़ा अच्छा पैटर्न लगता है कि अरे वाह यार 1 2 3 4 चल रहा है। बट जितनी आसान चीज तुम अपने लिए बना लोगे, पेपर उतना ही कठिन होता जाएगा। हमें मेजर लॉ को ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेजर लॉ को ऐसे नहीं पढ़ना है। मैंने टॉपिक उस तरह से डिजाइन किए हैं जिस तरह से कोर्ट में सिविल प्रोसीडिंग्स चलती हैं। ठीक है, जैसे सीपीसी को कॉन्सेप्चुअली तैयार किया जाता है, तो यहां पर देखकर आपको लगेगा ऐसा कि साहब ये तो इतना सारा है, कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। जब आप धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर होती चली जाएंगी और सब्जेक्ट आपके लिए आसान बन जाएगा, सब्जेक्ट भी आसान बन जाएगा और पेपर भी आसान बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए 13, 13 टॉपिक लिखिए 13, जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ऊपर आपने पढ़ा था जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, यहां पर आप पढ़ोगे जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। क्लियर? उसके बाद 14 देखिए, रूल ऑफ प्लीडिंग, रूल्स ऑफ प्लीडिंग, रूल्स ऑफ प्लीडिंग। इसके बाद अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट, एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड रिटर्न ऑफ प्लेंट। क्लियर? उसके बाद आएगा 17 पे रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट। 17 टॉपिक है हमारा रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाते हैं। कब रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिटन स्टेटमेंट में फाइल करने होते हैं। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट में रूल ऑफ प्लीडिंग क्या होती हैं। क्लियर? डीम्ड एडमिशन क्या होता है। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट ना फाइल करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम रिटन स्टेटमेंट में कवर कर लेते हैं। ठीक, हाँ ये फेज अभी ये फेज 1 चल रहा है। ठीक है, ये फेज 1 चल रहा है और फेज 1 में सबसे मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं।
ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज 18 लिखो, इफेक्ट ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी, इफेक्ट ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी, इफेक्ट ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज 19 लिखो, setting aside of ex parte decree, setting aside of the ex parte decree, setting aside of ex parte decree। ठीक है, सब टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आएंगे, धीरे धीरे आप सीपीसी की प्रोसीडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर 20 इतना लिख लिया, यहां तक लिख लिया, बताइए यहां तक लिख लिया? ठीक है, इसके बाद 20th टॉपिक लिखिए, 20th एडजर्नमेंट्स, 20 लिखो, एडजर्नमेंट्स, एडजर्नमेंट्स, एडजर्नमेंट। 21 लिखो, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्या नाम है इसका? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, 23 लिखो, सेटलमेंट ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक है, वहां पर हमने केवल टर्म को समझा था, बट यहां पर हम उस सेटलमेंट ऑफ इशू का प्रोसीजर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ इशू का प्रोसीजर पढ़ते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ऑर्डर 14 पढ़ते हैं, वहां पर केवल मतलब समझेंगे टर्म्स में, यहां पर इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा ऑर्डर 14 पढ़ेंगे। ठीक है, 24 देखो, डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। ठीक है, 25 देखो, टेम्पररी इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शंस। 26 समरी सूट, 27 रिसीवर, 26 समरी सूट, 27th रिसीवर, 26 समरी सूट, 27th रिसीवर। यहां तक लिख लिया आपने? बताइए, 27 तक लिख लिया आपने?
नहीं बेटा, बिल्कुल बेकार नहीं हुए हैं शिखा, है ना। मैंने कहा आपको अभी ट्रांसलेट करके मैं भेज दूंगा। बस आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक में ही ये दिक्कत आ रही है, समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे। ठीक है। मैं लाता हूँ वैसे, ठीक है, बट आज मैं नहीं लाया। ठीक है, हिंदी में मैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भेज दूंगा। चलो आगे लिखो, रिसीवर के बाद लिखो 28 टॉपिक। 28 टॉपिक लिखिए। देखो सबकी अप्रोच अलग अलग होती है। यहाँ पर बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे मुझे पता है जो डबल मेहनत करते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं कि सर अच्छा है कि दूसरी बार पढ़ लेंगे, डबल पढ़ लेंगे, इंग्लिश भी सीख जाएंगे। ठीक है, बट शिखा आप लिख रहे हो कि जो है सब्जेक्ट आपका डूब गया और बेकार हो गए। तो ये केवल और केवल अप्रोच की बात होती है। ठीक है, कि किसी चीज को हम किस तरह से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारी अप्रोच पॉजिटिव नहीं होगी तो वैसे भी बेकार ही है ना। ठीक है, मैं बेटा मैनेजमेंट को भेजूंगा, वो ऐप पर सेंड करेगा आप सबको। क्लियर। रिसीवर के बाद लिखिए 28 टॉपिक। संडे में एक्स्ट्रा क्लास होगी रिद्धिमा। चलो नेक्स्ट लिखो, 28 टॉपिक लिखो। विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। एक बात हमेशा याद रखना, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही ना, तो आप सरल तरीके से चल तो रहे हो बट पेपर को कठिन बनाते जा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई करने का। ठीक है। नहीं बेटा देखो, इग्नोर करना सही नहीं है। मैं तो, मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें भी समझाऊं। ठीक है, मेरा तो फर्ज है कि मैं उन्हें भी समझाऊं, भले ही कोई कितने भी नेगेटिव अप्रोच से बैठा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट मेरा तो कर्तव्य है कि मैं उन्हें भी समझाऊं, क्योंकि आज नहीं तो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद ये इस गलती को रियलाइज करेंगे कि आप क्या चीज मिस कर रहे हो। ठीक है, आप क्या चीज मिस कर रहे हो। तो नेगेटिव अप्रोच वाले बच्चों को भी मुझे पॉजिटिव ट्रैक पे लेकर आना, ये कर्तव्य समझाना मेरा फर्ज है। वो माने ना माने ये अलग चीज है। क्लियर, ये अलग चीज है, बट मैं तो समझाऊंगा, मैं तो उनका भी भला चाहूंगा कि वो भी सही ट्रैक पे आ जाएं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैठें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठें, तो शायद हर चीज उन्हें समझ में आएगी। चलिए, विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। विड्रॉल एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। ठीक है, इसके बाद देखिए एडमिशंस। एडमिशंस, अबेटमेंट ऑफ सूट्स। अबेटमेंट ऑफ सूट्स। अबेटमेंट ऑफ सूट्स। ट्रायल, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन।
प्रोडक्शन एंड impounding ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन एंड impounding ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन एंड impounding ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे खत्म फेज वन आपका। इतने टॉपिक हमें फेज वन में पढ़ने हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये सिविल प्रोसीजर कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर? ठीक है, यहां पर ये हमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली, बहुत बहुत ढंग से एकदम क्लियर। मतलब 60 to 70% क्वेश्चन, 60 to 70%, 60 to 70% पोर्शन किसी भी एग्जाम का, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सीपीसी से अगर पूछा जाता है तो इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। सेक्शन वाइज में कभी मेंस नहीं निकाल पाओगे समीर कुमार दुबे, समझ गए? सेक्शन वाइज पढ़ लो, ठीक है, पर कभी मेंस नहीं निकाल पाओगे, एक बात हमेशा याद रखना। ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की बनावट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। 32 है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, 33 है प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फेज टू में कुछ टॉपिक्स हैं, सादा टॉपिक्स हैं बस। ऐसे बताओ, जब मैंने यहाँ पर नया नया ज्वाइन किया था, मैं आपको बता दूं, जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था तो बहुत सारे लोगों ने मेल किए थे, बहुत सारे बच्चों ने मेल किए थे इसको लेके कि अरे सर, और नया था क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं था तब, कि इनसे नहीं पढ़ेंगे, इनसे नहीं पढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि सर ये तो सर वैसे पढ़ा रहे हैं, लाइन वाइज नहीं पढ़ा रहे, लाइन वाइज नहीं पढ़ा रहे। उन सारे बच्चों का मेरे पे पर्सनल मैसेज आया बाद में, 2 महीने बाद, सॉरी का, कि सर बहुत बड़ी गलती थी जीवन की, कि आपके विरुद्ध हम मैसेज डाल रहे थे और आपके उस पर हम विश्वास नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अ, आप भी इस बात को समझिए कि आपको 1 महीने बाद ये बात रियलाइज होगी कि अगर आपको पेपर निकालना ही निकालना है तो थोड़ी सी मेहनत आपको मेरे साथ करनी ही पड़ेगी। चीजें जो देखने में आसान लगती हैं, दरअसल वो हमारी चीजों को कठिन बना रही होती हैं। बट ये चीज देखने में कठिन लग रही है, बट चीजों को आसान बना देगी। इस बात को आपको दिमाग में डालना ही पड़ेगा अगर आपको रियलिटी में पेपर क्रैक करना है, वरना कितने भी प्रयास दे लेना, पेपर बहुत मुश्किल से क्रैक होगा। इंटरलिंकिंग हमें करनी होती है, इंटरलिंकिंग। अब क्या है कि देखो, बेरेक्ट में क्या है कि अगर एक चीज स्टार्ट हो रही है तो वो एक चीज पहले, उस एक चीज के बारे में हमें पूरा बेरेक्ट में लिखना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर फिर दूसरी चीज के लिए स्टार्ट हो गया, उसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट दरअसल होता क्या है कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट उसमें चैप्टर 15 की चीज यूज हो रही है, चैप्टर 20 की चीज यूज हो रही है। तो हम करते क्या है, हम सब्जेक्ट को पहले तोड़ते हैं कि सब्जेक्ट प्रैक्टिकल चीजों में चल कैसा रहा है। ठीक है, फिर जब हम चैप्टर 2 पढ़ाते हैं तो वो चैप्टर 15 और चैप्टर 30 वाली चीज भी हमें साथ में पढ़ाकर चलनी होती है, तभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वरना कॉन्सेप्ट कभी समझ में आ ही नहीं सकता। समझ गए? आशुतोष धार द्विवेदी। इसीलिए अनलॉजिकली आप बोल सकते हो कि बेरेक्ट में लिखा होता है, दरअसल वो उस टॉपिक को पूरा उनका लिखना मजबूरी है, कि जो चीज स्टार्ट करी है उस चीज को पूरा हर चीज उसके बारे में उन्हें लिखनी ही पड़ेगी। क्लियर? फिर सेकंड थर्ड चैप्टर पे आएंगे, थर्ड चैप्टर में, बट ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर आप एक चीज, किसी चैप्टर की एक चीज पढ़ रहे हो तो उसके साथ बहुत सारे चैप्टर की बहुत सारी चीजें कनेक्टेड रहती हैं, जो हमें उस एक चीज के साथ पढ़नी ही पड़ेंगी, वरना वो कॉन्सेप्ट वहीं पर अधूरा रह जाएगा, कभी आप जीवन में समझ नहीं पाओगे सब्जेक्ट को।
चलिए फेज टू लिखिए। अब फेज टू लिखिए। अब फेज टू में पहला टॉपिक लिखो, इनहेरेंट पावर्स। इनहेरेंट पावर्स। इनहेरेंट पावर्स। सेकंड टॉपिक लिखिए कैविएट। कैविएट। सेकंड टॉपिक लिखिए कैविएट। बेटा पढ़ना नहीं आता तो सीखोगे ना, सीखोगे तभी तो बनोगे। बिना सीखे कैसे जज बन जाओगे? वहां पर ये थोड़ी लिख दोगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो नंबर तो नहीं मिलेंगे आपको। कैविएट। इसके बाद लिखो गवर्नमेंट सूट। गवर्नमेंट सूट। चौथा लिखिए कॉस्ट। कॉस्ट। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री। बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री। ठीक है, और इसी के साथ हम करते हैं टाइप्स ऑफ डिक्री। टाइप्स ऑफ डिक्री। टाइप्स ऑफ डिक्री। कैविएट का सेक्शन है 148 ए, 148 ए। ठीक है, 6 लिखिए समन टू डिफेंडेंट। समन्स टू डिफेंडेंट। ठीक है, और सातवां यहां पर लिख रहा हूं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये 7 टॉपिक हैं फेज टू में। ठीक है, ये 7 टॉपिक हैं फेज टू में। ठीक है, तारा नगदा बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, बस पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल समझ में आएगा। एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन में बहुत सारे सब टॉपिक्स में कवर करूंगा। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया, रेस्टिट्यूशन हो गया, गार्निशी ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन के टॉपिक में कवर हो जाती हैं। ठीक है, और लास्ट फेज लिख लीजिए फेज थ्री। फेज थ्री। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा इजी है। इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर? जैसे इसमें क्या है, माइनर सूट। माइनर सूट। इंडिजेंट पर्सन। माइनर सूट, इंडिजेंट पर्सन। थर्ड लिखो अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। चेतना भंडारी बेटा वो अभी आगे आगे जब पहली क्लास में पूरा सीपीसी थोड़ी आ जाएगा, है ना। आज पहली क्लास में मैं हर सारे उसमें सारे सब्जेक्ट में मैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कराता हूँ। जब धीरे धीरे कल मैं टाइमलाइन कराऊंगा, पूरा सीपीसी का स्ट्रक्चर आपको कराऊंगा शॉर्ट में।
ठीक है, उस पर मैं फॉल करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं और क्यों मैंने ऐसे टॉपिक कराया है। उसके बाद हम फिर सीपीसी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो टाइम टेकन प्रोसेस है। मेजर लॉ तैयार कर रहे हो? रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस। रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस। रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस। रिव्यू, रिवीजन एंड रेफरेंस। संडे में होगी मासे नली। ग्रुप पे लिख दिया मैंने कम से कम 10 बार। ठीक है, और मैंने क्लास में भी कम से कम बोल दिया बहुत सारी बार, बट हर बच्चा अलग पूछता है। ठीक है, ये फेज 3 के टॉपिक हैं। इन 3 फेजों में ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं क्लास में। थैंक यू सो मच एरम। और जो जो कर लेगा सबको आएगा। जो जो कर लेगा वो उन सबको आएगा। ठीक है बेटा, ग्रुप ग्रुप में एक बार आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल, इसे इसे आप कर सकते हो स्कैन। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए है ना, वहां पर कोई भी पोस्ट है उस पर कमेंट करोगे, डिस्कशन ग्रुप पे पहुंच जाओगे। क्लियर, इस पे कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल पे कोई मैसेज करना है या फिर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसे स्कैन कर सकते हो। इन दोनों को स्कैन करके आप कर सकते हो। ठीक है। हाँ, वन में बेटा सबसे ज्यादा इसलिए टॉपिक है, वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी, टेक्निकल भी। क्लियर, चलिए अब बताइए मुझे कि आपको किस किस को क्या क्या परेशानी हो रही है, मैं आपकी परेशानी दूर करता हूँ। बट आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि जिस हिसाब से आप पढ़ने की सोच रहे हो ना, कि बिल्कुल ऐसे मिल जाए सेक्शन 1 to 100 कोई करा दे और उसे बस समझा दे और क्लियर हो जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ प्री भी नहीं होगा कभी, मीन्स तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, सीपीसी भी होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू श्रेया। थैंक यू सो मच। सीबीसी में खुद से पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुका हूँ। तो बिल्कुल बेनिफिट होगा आपको, हल्की हल्की चीजें पहले से पता है तो बेनिफिट होगा। ठीक है बेटा, एक बार रिकॉर्डिंग से देख लेना बेटा। 11 पॉइंट मनीषा चौहान। सर क्या सभी रूल याद करने पड़ते हैं? नहीं, सभी रूल बेटा याद नहीं करने, जितने मैं आपको कॉपी में कराऊंगा क्लियर, उतने केवल आपको ऑर्डर्स रूल्स बिल्कुल याद होने चाहिए। क्लियर, वो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना। बस आप धैर्य रखना होगा आपको। ठीक है, थैंक यू आशुत। हाँ, रोमन में लिखना है, ऑर्डर को रोमन में लिखना है। इंपॉर्टेंट है, इजी है बट बहुत। रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस बहुत इजी है। देखो कोड क्या होता है, अगर पुराने लॉज, पुराने एग्जिस्टिंग लॉज हैं, अगर उन्हें इकट्ठा करके एक नया लॉ बना दिया जाए तो वो कोड कहलाता है। और बिल्कुल एक नया लॉ पार्लियामेंट बनाए जिसपे पहले पुराना कोई लॉ नहीं है, कोई नए सब्जेक्ट को लेकर नया लॉ बनाए तो उसे एक्ट बोलते हैं। क्लियर। नहीं, भरोसा रखना ही पड़ेगा बेटा, भरोसा रखोगे तो आगे जाके मुझे याद करोगे, कभी गाली नहीं बकोगे मुझे। ठीक है, हमेशा दुआ ही निकलेगी दिल से। समझ रहे हो, मुझ पे भरोसा करके जो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ते चलो। ठीक है, हमेशा याद करोगे, अच्छे पॉजिटिव वे में याद करोगे। और जितने लोग को ऐसा लगता है कि जो है उनका अच्छा नहीं हुआ, मैंने पढ़ाया तो अच्छा नहीं हुआ, ये बाद में जाके देखना आपको भी रियलाइज होगा कि आप गलत थे। बिल्कुल शिखा त्रिपाठी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपसे देखो आज भी बोल रहा था कि भले ही आपका बीएनएसएस और बीएनएस डूब गया हो, ठीक है, और पर मुझे लगता नहीं है कि ये आपकी गलत गलत धारणा है। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपका डूब गया, आप उसी पे अगर थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे ना,
तो आपको खुद ये महसूस हो जाएगा कि इससे अच्छा नहीं हो सकता। और हाँ, बिल्कुल मेल मेल तो मुझे पता है, मेल तो मेरे खिलाफ आज भी जाएँगे, मैं बता रहा हूँ। तो वो तो जाने ही है, वो तो उसके लिए तो मैं कोई वो नहीं रखता उम्मीद, वो तो जाने हैं। मैं कितनी भी मेहनत करूँ, कितने भी एफर्ट्स डाल लूँ, वो कुछ बच्चे तो मेल करेंगे नेगेटिव और बस उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? बट मैं यही चाहता हूँ कि उनका भी भला हो, ठीक है? वो भी उतनी ही ग्रेविटी से और इंटेंसिटी से पढ़ें, ठीक? और मैं तो सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और कुछ को नहीं पढ़ा रहा। मैं तो यहाँ क्लास ले रहा हूँ, तो हर बच्चा मेरे लिए इक्वल है, ठीक है? मैं हर बच्चे का उतना ही भला चाहता हूँ, ठीक? तो यहाँ पर मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है? मैं भी आकर बिना एफर्ट्स डाले जितना पैसा मुझे अब मिल रहा है उतना उतना ही तब मिलेगा, अगर मैं क्लास में आके कोई एफर्ट ना डालूँ, पढ़ा के निकल जाऊँ, ठीक है? बट पैसा तो उतना मिलेगा बट आप लोगों की जितनी दुआ मिलेगी ना वो तब नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अपनी जी-जान लगा देता हूँ कि कैसे भी सब्जेक्ट बच्चे का ऐसा हो जाए कि बच्चा हज़ार जगह जाके बोले कि मुझे जो है पवन सर ने कराया है और मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊँगा तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मुझसे कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो मैं वहाँ पर चूकूँ नहीं। क्लियर? मैं इस धारणा से पढ़ाता हूँ। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव मेरी मेरी जो इंटेंशन है आप लोगों को पढ़ाने की वो अलग है। ठीक है? मेरी इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है। ठीक है? पैसा ही कमाना होता तो मैं ऑलरेडी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर था। ठीक है? और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में आपको भी पता है कितना पैसा है, कितनी पावर है। क्लियर? तो मैं वो नहीं छोड़ता। बट मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? तो कहीं न कहीं मेरा एक जुड़ाव है इस प्रोफ़ेशन को लेके, टीचिंग को लेके। क्लियर? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी टीचिंग से आपका भला हो और मैं करके रहूँगा। आप जज बनने के बाद भी अगर किसी टीचर को याद करोगे, तो मुझे करोगे। मुझे इतना विश्वास है अपने पढ़ाई पर। क्लियर? नहीं बेटा अगर हाई कोर्ट करेगा तो अपने स्टेट पे लागू होगा केवल, पवनप्रीत सिंह। 2.5 महीने में खत्म होगी, खत्म होने की बात स्टार्टिंग से पहले कर देते हो, बस यही दुःख है, दुःख की बात है। बेटा कॉन्टैक्ट उस पे कॉल कर लेना जो कॉन्टैक्ट मैंने दिया है पारुल शर्मा। थैंक यू गौरव प्रभात। हाँ, प्रिंसी तिवारी आप छोड़ सकते हो। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना बेटा। अ, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। क्लियर? रिद्धिमा तिवारी तो मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगा कॉन्टैक्ट। फेज़ 3 का सेकंड है इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ जो यूट्यूब पे है वो हाँ, मोर देन इनफ है बेटा, वो कर सकते हो आप। गोकू। नहीं बेटा वो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को ही पावर है, हाई कोर्ट ही पावर का जो है रूल्स को अमेंड करता है क्योंकि ये है ना सीपीसी क्या है वो सीपीसी ट्रायल का मैटर ट्रायल कोर्ट सबऑर्डिनेट होते हैं हाई कोर्ट के, है ना? इस वजह से उसे पावर दी हुई है अलग से। बेटा दीपिका खन्ना अभी तो वही पढ़ना है जो मैं करा रहा हूँ केवल। बिल्कुल मेंस के लिए इनफ है बेटा, मोर देन इनफ है। अंकिता अनुपम सब कुछ कवर हो जाएगा, इतना कवर हो जाएगा कि आपका ना प्रीलिम्स रुकेगा, ना मेंस रुकेगा, ना इंटरव्यू रुकेगा बट उतना आपको बहुत अच्छे से करना है जितना मैं कराऊँ आपको। थैंक यू अर्पिता सिंह। चलिए अब आप लिख सकते हैं और सीपीसी में देखो सब्स्टेंटिव पार्ट नहीं दिया हुआ, सब्स्टेंटिव लॉ नहीं दिया हुआ। प्रोसीजरल का ही हमें सब्स्टेंटिव पार्ट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि प्रोसीजरल में ही वो क्या बताता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है इसके लिए रूल बना दिए हमने अलग। सोहेल कुरैशी लगभग लगभग सोहेल कुरैशी लगभग सारे सेक्शंस कवर होंगे, ऑर्डर सारे कवर नहीं करने होते,
ठीक है? पर इतने मतलब हम ऑर्डर भी इतने कवर कर लेंगे कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में कभी भी किसी भी सूरत में कोई भी सवाल आपका बाहर नहीं जा पाएगा। मनोज प्रकाश, मिलने के लिए बेटा आप कहीं भी आ सकते हो, जहाँ आप बुलाओ मैं आ जाऊँगा। नहीं, नहीं बेटा, सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट केवल डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट भी नहीं कर सकता, है ना? ये सेक्शन को चेंज अगर करना है तो केवल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ही कर पाएगा। बेटा धीरे-धीरे सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो तोड़ना खुद भी सीख जाओगे, अविनाश कुमार। थैंक यू सो मच पूजा, मुझे नहीं पता कि आप अलीगढ़ से हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अलीगढ़ से हैं, तो बिल्कुल, मौका लगा तो आपसे मिलेंगे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब कल मुलाकात होगी, कल से हम सीपीसी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी टाइमलाइन मैं आपको समझाऊँगा, क्योंकि टाइमलाइन से आपको ये थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, सीपीसी पढ़ना आसान है या सीपीसी को पढ़ा जा सकता है बहुत आसानी के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, श्रुति बोस, हाँ, मुझे करना पड़ेगा, कमेंट बंद ही करने पड़ेंगे अब। बच्चे बहुत कमेंट करते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो हर्ष केलकर, बिल्कुल। मुस्कान कुरैशी, बेटा आईडी आईडी है पवन वाशनी 35। बेटा ऑर्डर डिक्रीज और सोहेल, ऑर्डर में बदलाव आ सकता है, नहीं आ सकता, ये सब अभी सब कुछ कवर होगा, है ना? ये सब कुछ अभी कवर होगा। आप पर धैर्य रखिए। आज केवल लिस्ट ऑफ टॉपिक मैंने कराया है, तो लिस्ट ऑफ टॉपिक बताने को मैं सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है। जब ऑलरेडी हमें ये डिटेल में पढ़ना है आगे, है ना? तो अभी उसे कम में जानने का क्या औचित्य है? क्लियर? बेटा सीपीसी कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है, तो इसमें पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों पे पावर आ जाती है अमेंडमेंट करने की। क्लियर? और ये ट्रायल कोर्ट्स जो है ना, ट्रायल कोर्ट्स में चलता है, व्हिच इज़ सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ठीक है? तो अपने स्टेट के लिए रूल्स को अमेंड करने की पावर हाई कोर्ट पे भी आ जाती है। तो ये सब डिटेल की चीज़ें, ये सब बाद में ऑलरेडी डिटेल में हमें कवर करनी है, कि कैसे हाई कोर्ट पे पावर है, कौन चेंज करेगा, कौन नहीं करेगा। तो बस ये है कि आपको धैर्य रखना है थोड़ा-सा। बिल्कुल वत्सल, एंड थैंक यू सो मच। चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था, लिस्ट ऑफ टॉपिक केवल मुझे कराने थे। बाकी मैं आपको फिर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सीपीसी एक बड़ा सब्जेक्ट है, और बड़े सब्जेक्ट की तरह ही मैं उसमें एफर्ट्स डालूँगा। क्लियर? और बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से
कि मैं ऐसा सीपीसी आपका करा सकूँ और भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा कि आपका ऐसा सीपीसी होगा कि आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में कभी कभी भी कोई भी दिक्कत सिविल प्रोसीजर कोड में नहीं आएगी। क्लियर? बस मैं एक ही चीज़ आपसे चाहता हूँ, बार-बार जिसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिन-जिन लोगों ने मेरे सब्जेक्ट में पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को समझा है, सुना है, सीखा है, ठीक है? वो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुए और सीपीसी में भी जो लोग धैर्य से, कंसंट्रेशन से और बहुत पेशेंस के साथ मेरी चीज़ों को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, उनका सीपीसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर? और कभी भी उन्हें कोई भी दिक्कत इस सब्जेक्ट में नहीं आएगी। ठीक है? चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच और बीएनएस में मिलते हैं, बीएनएस वाले बच्चों के साथ 6:15 बजे। डेली लूँगा बेटा आज और कल क्या, डेली लेनी है मुझे तो। और कुछ 1-2 बच्चे ये भी कहते हैं कि सर ने ले लिया कि मेजर कोई बच्चा कह रहा था कि मेजर लॉ अच्छा होना चाहिए इसलिए सर ने ले लिया। बेटा मैंने नहीं लिया, मुझे दिया गया है, क्लियर? क्योंकि एक टीचर को एक ही क्लास लेनी होती है ना? एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। बट मुझे ये मिला है, मैंने लिया नहीं है, मुझे ये मिला है, क्लियर? तो और मतलब जो मुझे कसूरवार मानते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। समझ गए? मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने माँगा नहीं, मेरा तो ऑलरेडी मेरा तो एक सब्जेक्ट चल रहा था अच्छा और मेरे ऊपर तो इनफैक्ट अब डबल जो है बर्डन है, डबल एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ। ठीक है? चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं, बाकी बीएनएस वाले बच्चों से 6:15 बजे मिलते हैं। ओके, थैंक यू वानी, थैंक यू शुभम। कोई भी बेरेक्ट ले सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।